हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि रोज के 38 क्वेश्चंस, आपको हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो आज उस सीरीज़ का पहला हमारा सेशन है। चालू करते हैं हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, ताकि आप लोग की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहले चैप्टर से, टेक्सोनॉमिक एड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में मिलने वाली स्पीसीज़ का अगर आप नाम जानना चाहें, आइडेंटिफाई करना चाहें, तो उससे कौन सा टेक्सोनॉमिक एड उसमें सहायता करता है। टेक्सोनॉमिक एड क्या है? टेक्सोनॉमिक एड आर द प्रोसीजर और दीज आर द प्रोसीजर और प्रिंटेड मटेरियल और स्पेसिमेन दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म और टू मेक इट ईजी टू अरेंज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा। टेक्सोनॉमी करने में जो चीज़ें आपकी हेल्प कर रही हैं, भले वो कोई प्रोसीजर हो, भले वो कोई स्पेसिमेन हो, भले वो कोई प्रिंटेड मटेरियल हो, वो कहलाएंगी टेक्सोनॉमिक एड, टेक्सोनॉमी में सहायता करने वाली। तो इसमें पूछा इनमें से कौन सी, ये चारों ही टेक्सोनॉमिक एड है जो टेक्सोनॉमी में सहायता कर रही है। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी है जब लिविंग थिंग्स को, लिविंग बींग्स को, रादर आई शुड से, लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग बींग्स, जब आप जीवित लोगों को, जीवित जीवों को जब आप विभिन्न ग्रुप में अरेंज करते हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टेक्सन में, आप जानते हैं इनको हम टेक्सन बोलते हैं, कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज में जब आप अरेंज कर रहे हैं तो इसके लिए टर्म यूज हो रहा है टेक्सन। और जब आप डिफरेंट लेवल के टेक्सन में लिविंग बींग्स को अरेंज कर रहे हैं, वो कहलाएगा टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमिक एड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, वो टेक्सोनॉमिक एड क्या है? वो टेक्सोनॉमिक एड है हमारी मैनुअल की सहायता से आपको जानकारी मिल रही है और उस जानकारी के आधार पे आपको आइडेंटिफाई करने में चीज़ों को, स्पीसीज़ को सहायता मिल रही है। मोनोग्राफ आपको जानकारी देता है केवल एक टेक्सन के बारे में। तो ये टेक्सन जरूरी नहीं स्पीसीज़ के लेवल पे हो, ये टेक्सन हो सकता है आपको फैमिली के लेवल पे जानकारी दे रहा हो कि फैमिली या ऑर्डर या क्लास में एरिया में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे आप स्पीसीज़ को, लेकिन एक टेक्सन की बात हो रही है। तो मोनोग्राफ एक टेक्सन की बात करता है। मैनुअल से आपको इस बात में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेम ऑफ द स्पीसीज़। वेयर एज कैटलॉग में आपको अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में किसी भी जगह पे मिलने वाले सभी स्पीसीज़ के बारे में जानकारी, उनका डिस्क्रिप्शन और उनके फीचर के बारे में जानकारी मिलती है। और फ्लोरा में आपको केवल प्लांट के बारे में जानकारी मिलती है। प्लांट के अलावा प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में, जैसे दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली में आपको किस तरह का वेजिटेशन, इस बारे में जानकारी फ्लोरा में, दिल्ली के फ्लोरा में मिलेगी। तो फ्लोरा, महेश्वरी जी का नाम इसमें याद रखिएगा। फ्लोरा जैसे बात करें तो फ्लोरा से आपको प्लांट के बारे में, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन और एक्चुअल हैबिटेट, किस तरह की परिस्थिति में वो रह रहा है, एक्चुअल हैबिटेट के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोग ने क्या करना, हम लोगों ने मैनुअल को चूज़ कर लेना। मैनुअल वो टेक्सोनॉमिक एड है जिसकी सहायता से आपको आइडेंटिफाई नेम ऑफ स्पीसीज करने में सहायता मिलेगी। तो ये पेज नंबर आपके 14 पे ये सारी जानकारी है। मोनोग्राफ आपको एक टेक्सन के बारे में बताता है, मैनुअल से आपको आइडेंटिफाई करने में नेम ऑफ स्पीसीज़ के बारे में। कैटलॉग आपकी बुक में दे नहीं रखा तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको यहाँ से आप इसको लेक्चर को पॉज करके इतना हिस्सा आप उठा के चिपका लीजिए, अपनी बुक में रख लीजिए। कैटलॉग क्या है? अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग देयर फीचर which are helpful in identification of various taxa। तो किसी भी स्थान पर मिलने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं, सभी स्पीसीज़ का अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में उसके बारे में जानकारी है और उसके फीचर के बारे में भी बता रहा है कैटेलॉग। आप जाते हो मारुति के शोरूम पे, कहते हो भैया कैटलॉग दिखा दो, कितने आपके आ रहे वेरिएंट, कितने आपके मॉडल हैं, उनके बारे में सारा कैटलॉग में मेंशन होता है और उसके स्पेसिफिसिटी भी लिखी होती है कि ये स्पेसिफिक इंजन की ये हॉर्स पावर है, इतने इसमें बोर का इंजन है, इतने पिस्टन है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। टॉर्क क्लियरेंस मिल जाती है, रोड क्लियरेंस मिल जाती है, सारी बातें आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो कैटलॉग एक तरह से बुकलेट होती है जिसमें सारी बातों का विवरण होता है। तो इसमें आपको पेज नंबर 14 एनसीईआरटी पे मोनोग्राफ, मैनुअल और फ्लोरा के बारे में जानकारी मिलेगी। कैटलॉग के बारे में वहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ से उठा के लिख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन था, पेज नंबर 14 पे आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। सेकंड पे आइए, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सिंगल सेल यूकैरियोट। सिंगल सेल यूकैरियोट किस में रखे गए? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिंगल सेल यूकैरियोट। तो सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। आज की तारीख में प्रोटिस्टा रिप्रेजेंट कर रहा सिंगल सेल यूकैरियोट को। प्रोटिस्टा किंगडम किसने फॉर्म किया था? हेकल ने। हेकल वॉज द साइंटिस्ट हु प्रपोज
और हु इस्टेब्लिश प्रोटिस्टा। तो हेकल ने जब प्रोटिस्टा फॉर्म किया था, एक बात कान खोल के सुन लो ध्यान दे के बच्चों, कि प्रोटिस्टा उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए फॉर्म नहीं किया था, उन्होंने प्रोटिस्टा फॉर्म किया था उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनमें वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है, थैलोफाइट्स के लिए। बाद के साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि यहाँ पे प्रोटिस्टा में छोड़ा किसको, केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट को। तो आज की तारीख में नो डाउट अबाउट दैट, आज की तारीख में जो आपको रटाया गया, एनसीईआरटी रटाती है और बहुत सारे टीचर भी रटाते हैं, कि सबसे पहला हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने दिया, प्लांटी और उन्होंने एनिमीलिया फॉर्म किया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हेकल ने दिया। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रोटिस्टा में प्लेस किया था थैलोफाइट्स को, एल्गी और फंजाई को। बाद के साइंटिस्ट ने उसमें से रिमूव कर दिया मल्टीसेलुलर एल्गा, केवल यूनिसेलुलर एल्गा आज की तारीख में उसमें प्लेस्ड है, और फंजाई को अलग एक किंगडम के रूप में फॉर्म कर दिया गया। तो आज की तारीख में केवल हम लोग रट लेते हैं, वैसे ही रटी रहिए, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट भी बना लीजिए कि ओरिजिनली जब प्रोटिस्टा फॉर्म किया गया था वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए फॉर्म नहीं किया गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में प्रोटिस्टा का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हेकल ने, प्रोटिस्टा फॉर्म किया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कोपलैंड साहब ने, और कोपलैंड साहब ने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था, प्रोकैरियोटिक सेल को, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद जब उन्होंने देखा कि भैया सेल्स 2 तरह की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए उन्होंने मोनेरा फॉर्म किया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अल्टीमेटली 1969 में RH विटेकर साहब ने फॉर्म किया है। और विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5वां किंगडम जो इस्टेब्लिश किया वो किंगडम है हमारा फंजाई। फंजाई अभी तक कहाँ था, अगर अभी तक नहीं था तो फंजाई अभी तक प्लांटी में था। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फंजाई को अलग कर दिया गया है प्लांटी से, क्योंकि प्लांटी जो है आपको कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, फोटो ऑटोट्रॉफ, वेरस ये फंजाई हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अपनी बुक में लिखा है कि 6 सिंगल सेल यूकैरियोट किंगडम प्रोटिस्टा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। पेज नंबर 18 एनसीईआरटी के बात लिखी है, और बाकी का जो ज्ञान दिया वो एक्स्ट्रा तुम लोग के लिए संभाल के रखो, आगे बढ़ो। तो 3rd चैप्टर से हमारा, हर चैप्टर से एक 3rd चैप्टर से आ रहा है जैमा। जैमा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लीवरवर्ट। लीवरवर्ट टोमोसिस आपको पढ़ाया जाएगा किसमें, लीवरवर्ट इनको क्यों बोलते हैं, वर्ट का मतलब होता है प्लांट और लीवर का मतलब लीवर लाइक बॉडी, लीवर की तरह के दिखने में ये है। तो प्लांट जो कि लीवर की तरह के दिखने में लीवर शेप जैसे होता है, वैसे ही लीवरवर्ट इसको बोल रहे हैं। जैमा, जैमा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लीवरवर्ट। लीवरवर्ट टोमोसिस आपको ब्रायोफाइट में ये 2 ग्रुप आपको पढ़ाए जाएंगे। दीज आर कैसे हैं, तो ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल है, विच डेवलप इन स्पेशल रिसेप्टेकल्स दैट इज नोन एज गैमा कप। तो ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहले वाले चैप्टर का डिस्कशन हमारा रह गया आपसे। पहले वाले चैप्टर में आपने टैक्सोनॉमिक एड्स को अच्छे से पढ़ लेना है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को। बाकी तो पढ़ना तो सभी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन विशेष आपने किस पे ध्यान देना, टैक्सोनॉमिक एड और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, इसी तरह से 3rd चैप्टर में देखिए आपको जो पढ़ाया जाएगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद सबसे पहले एल्गा ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म वाला सेक्शन ऐसे कुछ हाई वेटेज वाला इस चैप्टर का नहीं है। हाँ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आखिरी में जो है उससे कई बार क्वेश्चन फॉर्म हो जाता। जिम्नोस्पर्म में वो वही पूछते हैं कि कौन से, किसमें ब्रांच स्टेम, किसमें अनब्रांच स्टेम, यही सब पूछते हैं। और किसमें मेल कौन मिल रहा है, किसमें फीमेल कौन, किसमें मोनोशियस डायोशियस, जिम्नोस्पर्म से इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। टेरिडोफाइट से उनका जो फेवरेट क्वेश्चन है वो हीट्रोस्पोरी को लेके, हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, वो कई बार घूम के हर दूसरे साल पूछते रहते हैं। और बाकी आपके ब्रायोफाइट में यही है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जैमा बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। जैमा पिछले साल आया भी नहीं था। तो जैमा फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, जैमा फॉर्मेशन ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है। ये सारे आपको टर्म याद रखने की, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड से विच डेवलप इन स्पेशल रिसेप्टिकल जैमा कप। इससे बारे में एक थोड़ी सी जानकारी आगे आपको और मिलने जा रही है कि ये किस सरफेस पे उगते हैं जैमा कप। तो इसमें जैमा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन द जैमा कप रिसेप्टिकल्स लोकेटेड ऑन डॉर्सल। तो ये आप देखें, ये मानिए आपको मिल रहा है लीवरवर्ट। लीवरवर्ट का जो भूमि के साथ हिस्सा है भाई, ये डॉर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड है, बिल्कुल दबा, एकदम बिल्कुल चपटा हुआ है। तो चपटे में
जो चीज़ नीचे है ये वाला भूमि की तरफ, ये वाला कौन सा हिस्सा है, वेंट्रल सरफेस है, और ऊपर की तरफ डॉर्सल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस पे ये मिलेंगे, डॉर्सल साइड पे मिलेंगे। राइजॉइड्स प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, जबकि राइजॉइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रायोफाइट में ओरिजिनल रूट्स नहीं है। दे डू नॉट पोजेस ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, रादर दे पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। राइजॉइड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ मिल रहा है, राइजॉइड्स वेंट्रल साइड पे। पेज नंबर 35 पे आपको ज़ैमा के बारे में जानकारी और मिल सकती है। वैसे इतनी जानकारी ही काफ़ी है, इसी से क्वेश्चन फॉर्म होता है। आगे चलता हूँ, चैप्टर नंबर 4 पे आ गए। निडेरिया जनरली इंक्लूड एनिमल्स विच शो ऑल द अंडर रिटन क्वालिटीज एक्सेप्ट व्हाट, हैविंग निमेटोसिस मिलेंगी, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। तो निमेटोसिस भी मिलती हैं, टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है, ये इनमें मिलेगी क्वालिटी। रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल वो जीव है जिसको आप उसके मिड एक्सिस से गुजरते प्लेन से, कई सारे प्लेन से इस तरह से काट सकते हैं, कोई इक्वली डिवाइड हो जाए आइडेंटिकल हाफ में। फिर से सुन लीजिए, डिप्लोब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिक है। रेडियल सिमेट्री जब किसी आप जंतु को, किसी जीव को, किसी ऑर्गेनिज्म को you can divide it into two identical equal half by passing any plane through its mid central axis। उसके मिड सेंट्रल एक्सिस से गुजरते किसी भी तल से आप उसको दो बराबर भागों में, बराबर भाग का मतलब ये नहीं है कि 50 किलो 50 किलो, बराबर भाग का मतलब आइडेंटिकल भाग, एक दूसरे के मिरर इमेज। तो एक दूसरे के मिरर इमेज की बात करें, ये नहीं है कि ये मनुष्य है जैसे मानिए, और ये उसका धड़ और ये उसका नीचे के पैर, कि आप उसको ऐसे काट दें, ऊपर का भी 50 किलो नीचे का भी 50 किलो, वो नहीं चलेगा। क्या चलेगा कि भैया कैसा होना चाहिए कि दिखने में दोनों हिस्से एक जैसे होने चाहिए, तब वो कहलाती है सिमेट्री, कि सिमेट्रिकल आपने काट दिया। तो सिमेट्री एक ऐसी है, ये रेडियल सिमेट्रिकल दिखाता है। डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, जर्म लेयर जब इसका विकास हो रहा है, जर्म लेयर एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, इसमें कितनी जर्म लेयर मिल रही है, 2, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें ये बात भी ठीक है। हैविंग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें मिलती है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं, बोथ टाइप का, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। तो ये थर्ड वाला, ये जो उसने पूछा था कि इनमें से कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो निडेरिया को सूट नहीं करती, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन मिलेगा। तो ये वाला आपका हटा दीजिए आप। सम एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, कुछ ऐसे हैं हमारे निडेरियन सीलेंट्रेट्स जो एक से ज़्यादा फॉर्म में रहते हैं। तो 2 फॉर्म आपकी बुक में मेंशन है, पॉलिप फॉर्म और मेडूसा फॉर्म। पॉलिप फॉर्म कैसी है, सिलेंड्रिकल है और अटैच टू द सबस्ट्रेटम है, नीचे धरती से लगी होगी, सरातल से लगी होगी। मेडूसा फ्री फ्लोटिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड है। इतनी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ बेटा, अब ये आखिरी दिन है, ये रिवीजन टाइप का हो रहा है। इसमें अगर आपको मेरे ये सब चीज़ें समझनी है तो लेक्चर पूरे आप देखिए टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। वहाँ पे आपको डिटेल में आराम से धीरे धीरे लाए समझाया गया है, यहाँ पे स्पीड में ही चलेगा। तो पॉलिप और मेडूसा अगले 30 दिन तक, पॉलिप और मेडूसा, पॉलिप सिलेंड्रिकल है, मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड है, पॉलिप अटैच्ड है, मेडूसा फ्री फ्लोटिंग है। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडूसा, पॉलिप मेडूसा प्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, वेयरएस मेडूसा फॉर्म ऐसी है जिसमें गैमीट बनेंगे और मेडूसा प्रोड्यूसेस गैमीट सेक्सुअली। रट लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही रट लीजिएगा। सम एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, पॉलिप एंड मेडूसा, कुछ ऐसे हैं जो पॉलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म में आपको मिलते हैं, इन विच पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडूसा एसेक्सुअली एंड मेडूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। इसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो पेज नंबर 15 पे इसके बारे में जानकारी है, और ये जानकारी दी गई कि मेटाजेनेसिस जो शो कर रहा, मेटाजेनेसिस ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, कि एक बार हमारा एसेक्सुअल स्टेज, एक बार सेक्सुअल स्टेज। मेटाजेनेसिस टर्म उसके लिए ओबीलिया इसमें जिक्र किया गया आपकी बुक अपने भाई एनसीईआरटी में, और ओबीलिया का कॉमन नेम सीफर है, ये वहाँ लिखा नहीं है, तो इसको भी आप वहाँ से उठा के चिपका लीजिएगा। पेज नंबर 15 पे इसको 50 पे इसको देख लीजिएगा। आगे चलता हूँ चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5 में पूछ रहा करेक्ट मैच क्या है। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी गुआवा में मिल रही है, अपोजिट फिलोटैक्सी चाइना रोल में, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी मस्टर्ड में, वर्ल्ड फिलोटैक्सी कैलोट्रोपिस में। तो ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आप देखेंगे ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी क्या होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टेम पे एक बार लीफ इधर और एक बार लीफ इधर, फिर एक बार लीफ इधर,
फिर एक बार लीफ इन द, इसको अल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं। अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, ये नोड है, हर नोड पे एक लीफ लगी होगी इन ऑल्टरनेट मैनर, एक बार दाएं एक बार बाएं। एग्जाम्पल्स चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। तो चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड में आपको ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिल रही है। अपोजिट में आप देखेंगे कि नोड के दोनों तरफ एक इधर भी लीफ लगी है और एक इधर भी लीफ लगी है, फिर एक इधर भी लीफ लगी है, फिर एक इधर भी लीफ लगी है। अपोजिट किसमें? कैलोट्रोपिस और गुआवा। कैलोट्रोपिस गुआवा में अपोजिट, चाइना रोज सनफ्लावर मस्टर्ड में, चाइना रोज सनफ्लावर मस्टर्ड में ऑल्टरनेट। और वर्ल एक चक्र बना लेगी तो एक ऐसे चक्र टाइप का आपको दिखेगा एल्स्टोनिया में। पेज नंबर 71 पे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन था हमारा कि भाई इसमें से कौन सा गलत है। ऑल्टरनेट गुआवा में बता रहा, जबकि गुआवा में कैसा है? गुआवा में अपोजिट है। तो हमसे करेक्ट बैच पूछा गया, ये तो है नहीं। ऑल्टरनेट आपको किस में मिल रही है? अल्टरनेट आपको मस्टर्ड में मिल रही है, चाइना रोज में मिल रही है। अपोजिट किस में मिल रही है? अपोजिट आपको मिल रही है मस्टर्ड और चाइना रोज में आपको मिल रही है ऑल्टरनेट। अपोजिट आपको मिल रही है कैलोट्रोपिस और गुआवा में। ठीक है जी। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी मस्टर्ड में भी मिलती है, अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा और गुआवा में मिल रही है और कैलोट्रोपिस में मिल रही है। ये दोनों तो गलत है, ये वाला सही है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी मस्टर्ड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, अल्टरनेट मस्टर्ड में। ठीक है जी। ये देखिए अल्टरनेट मस्टर्ड में यहाँ पे जिक्र आया है, अल्टरनेट मस्टर्ड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पेज नंबर 71 पे इसके बारे में आपको और जानकारी मिल जाएगी एनसीईआरटी के। वैसे इतना ही वहाँ पे लिखा है, बल्कि इसमें एक दो बातें मैंने बढ़ा के लिखी हैं। चलिए आगे चलता हूँ। बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट। बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स कहाँ मिलेंगी? तो बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स हमको मिलती हैं एडेक्सियल सरफेस पे। एडेक्सियल सरफेस किसके? मोनोकॉट लीफ के। अपर एपिडर्मिस, देखिए जो ये हमारी लीफ की सरफेस है ये एडेक्सियल है ऊपर वाली, ये नीचे वाली। तो मोनोकॉट लीफ में आपको बुलीफॉर्म सेल्स मिल रही हैं, मोटर सेल्स मिल रही हैं जो कलरलेस हैं। इसकी खासियत ये है कलरलेस सेल्स है, और जब इनके वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, टारगेट हो जाती हैं और लीफ रोल हो जाएगी, लीफ की सरफेस एक्सपोज हो जाएगी। और जब इससे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तब ये फ्लैसिड हो जाएगी और लीफ कर्ल हो जाएगी। ये बात बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स। मोटर सेल्स आपकी बुक में नहीं दे रखा है टर्म, इसके लिए बुलीफॉर्म सेल्स के लिए मोटर सेल्स टर्म भी यूज़ करते हैं, याद रख लीजिएगा। किस में मिल रही है? द लार्ज कलरलेस लीफ, बबल शेप सेल, एपिडर्मल सेल दैट अकर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ मोनोकॉट। लीफ की अपर सरफेस पे वो कौन सी सरफेस हो गई? एडेक्सियल। कॉल्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स। दे हेल्प इन अनफोल्डिंग ऑफ डेवलपिंग लीफ। लीफ के खुलने बंद होने में, व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर बिकम टारगेट एंड लीफ सरफेस इज एक्सपोज। पेज नंबर 94 पे इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 पे आइए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्यूबॉइडल, सीलिएटेड, कॉलुमनर, स्क्वामोस। तो स्क्वामोस कहाँ मिलता है हमको? ब्लड वेसल्स की वॉल में और एल्वियोलाई पे, जहाँ पे डिफ्यूजिंग बाउंड्री होनी हो। इसका काम है डिफ्यूजिंग बाउंड्री बनाने में। तो डी के अपोजिट तो लिख लीजिए 2। ठीक है जी। उसके बाद आप आइए क्यूबॉइडल किस में मिल रहा है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आपको क्यूबॉइडल मिलता है, तो ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 3। उसके बाद आइए आप सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिल रहा है? सीलिएटेड एपिथेलियम आपको मिल रहा है इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स। सीलिएटेड एपिथेलियम, बी के अपोजिट आप लिख लो 4। सी कॉलुमनर आपको किस में मिल रहा है? तो हमको स्टमक में और इंटेस्टाइन में कॉलुमनर एपिथेलियम मिलता है। A3, B4, C1, D2, 3, 4, 1, 2। ये आपका सही कॉम्बिनेशन इसका है 3, 4, 1, 2। तो हम लोग का जो आंसर है A3, B4, C1, D2। ओके। पेज नंबर 101 एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पे इसके बारे में सारी बातें लिखी हैं, ऐसे ही रट लीजिए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए 8th चैप्टर पे, द सेल, द फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स इन प्रोकैरियोट। तो मीजोजोम्स हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल कौन? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। इनवर्ट फोल्डिंग किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किस तरफ? साइटोप्लाज्म की तरफ।
इनवर्ट फोल्डिंग से उसको बोलते हैं हम लोग मीजोजोम। मीजोजोम्स करते हैं क्या, मीजोजोम दो तरह के, सबटल मीजोजोम, लिटल मीजोजोम। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मेरा सेल वाला चैप्टर वाला लेक्चर देख लीजिए, यहाँ पे इतना ही रखिए। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आता है। तो बोथ ए एंड बी कर लीजिए, दोनों ही काम करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलेंगे नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ aerobic respiration in case of eukaryotic cell, whereas in case of prokaryotic cell, cell organelles are absent, membrane bound cell organelles absent है। लेकिन भैया membrane bound cell organelles absent है, इसको भी तो respiration करना है, इसको भी तो ATP जनरेट करनी है। तो ये हमारे मीजोजोम्स पे रेस्पिरेटरी एंजाइम में लिखा है आपकी बुक में। और ये सेल वॉल फॉर्मेशन में डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये सारी बातें लिखी हैं। किस पे, पेज नंबर 129 पे आप देखिए सारा लिखा है। तो मीजोजोम्स आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, सेल की तरफ इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन वो मीजोजोम्स बना रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 8 भी खत्म। आगे चले चैप्टर 9 पे, आज की तारीख के पहले एक उसका क्वेश्चन। तो चैप्टर 9 में ये हमारा बायोमोलिक्यूल, जिसमें आपको ये वाली लिस्ट जरूर अच्छे से याद कर लेनी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बहुत हिट है टॉपिक। तो इसमें आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली लिस्ट जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। एंजाइम वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए और अमीनो एसिड्स वाला पढ़ लीजिए। ठीक है जी। शुगर वाला देखिए इंपॉर्टेंट और चीज़ है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन हैवी वेट क्या है, अमीनो एसिड वाला सेक्शन, एंजाइम वाला सेक्शन, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम के क्लासिफिकेशन क्या क्या है भैया, किस तरह से, और एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप को पढ़ लीजिए, को एंजाइम्स को पढ़ लीजिए, को फैक्टर्स को पढ़ लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम पढ़ लीजिए और कैटेगरी पढ़ लीजिए, इतना तो पढ़ ही लीजिए। उसके बाद समय बचे तो मिलते रहिए और आपको बातें बताता रहूँगा। तो आइए, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बिलोंग टू ग्रुप ड्रग, वो कौन से हैं जो ड्रग्स में आ रहे हैं। तो ड्रग्स में हमारे कुरकुमीन आते हैं, ड्रग्स में हमारे विनब्लास्टिन आते हैं। विनब्लास्टिन और कुरकुमीन हैं जो आते हैं, मॉर्फिन, कोडिन, एवरिन वगैरह नहीं आते। मॉर्फिन कोडिन किस में आ रहे हैं, एल्केलॉइड्स में आ रहे हैं। चलिए, तो हमारे कुरकुमीन और विनब्लास्टिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डू नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्या, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट आप देखेंगे नेसेसरी है जीव के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, और डायरेक्टली उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं या डायरेक्टली पार्ट प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली पार्ट प्ले नहीं करते। इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल में रोल प्ले नहीं कर रहे, बट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू प्रमोट प्राइमरी मेटाबोलाइट। सर्वाइवल के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसके बगैर काम नहीं चल रहा, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को प्रमोट करते हैं। विनब्लास्टिन एंड कुरकुमीन, विनब्लास्टिन और कुरकुमीन हमारे ऐसे हैं जो ड्रग्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। विनब्लास्टिन एल्केलॉइड है विच इज़ यूज्ड एट ड्रग टू क्योर कैंसर, कैंसर के क्योर में काम आ रहा है। कुरकुमीन इज येलो कलर पिगमेंट विच इज़ मेनली प्रेजेंट इन टर्मरिक एंड एक्ट एज अ पोटेंशियल ड्रग फॉर कैंसर, ये भी आपके कैंसर के यूज़ में आ सकता है। तो विनब्लास्टिन और कुरकुमीन, कुरकुमीन आपको किस में मिल रहा है, टर्मेरिक में, हल्दी में, येलो कलर पिगमेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये ड्रग्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ड्रग्स की कैटेगरी में कौन, विनब्लास्टिन और कुरकुमीन। पेज नंबर 149 पे टेबल बनी हुई है, अच्छे से ये टेबल रख लीजिए, इस बार ये क्वेश्चन इससे आ सकता है। आज है तारीख 1 अगस्त, 12 सितंबर को शाम को आपसे मिलूंगा और कहूँगा ये देखिए 1 सितंबर के मेरे लेक्चर में मैंने कहा था एक क्वेश्चन आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ गया। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्रोमोसोम्स आर लीस्ट सेल साइकिल पे। क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड, सबसे कम कंडेंस कब होते हैं, जब वो इंटरफेस न्यूक्लियस का ये बिल्कुल थ्रेड के रूप में डिस्पर्स होता है। तो इंटरफेस में ये सबसे कम कंडेंस है, ठीक है। उसके बाद जब ये सेल साइकिल में एंटर होते हैं, फेज में एंटर होते हैं, तो प्रोफेज से इसका कॉम्पैक्शन चालू हो जाएगा। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें तो ये फिर भी प्रोफेज में तो टोटली कंडेंस, मेटाफेज में तो सबसे अच्छी तरह से आप इसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, टीलोफेज में जाके ये वहाँ पे जाके फिर से कंडेंस से डीकंडेंस होने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर के रूप में कब मिलेंगे, ये आपकी बुक की लाइन है। हाईली एक्सटेंडेड, एकदम बिल्कुल हाईली एक्सटेंड किए हुए, फैले पड़े, एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर न्यूक्लियस में मिल रहा है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन
फाइबर इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि प्रोटीन इसके साथ लगी हुई है न्यूक्लिक एसिड के, तो इसलिए इसके लिए टर्म यूज़ हो रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। ओके जी, तो ये आपको किस में मिल रहा है, किस फेज़ में, इंटरफेज फेज़ में ये चीज़ आपको मिल रही है। इंटरफेज में ये हाईली एक्सटेंडेड है, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट इंटरफेज में। ओके, चलिए आ गई एक्सप्लेनेशन। इंटरफेज, ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमेटिन इन इट्स लीस्ट कंडेंस सबसे कम कंडेंस है, एंड अपीयर्स लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस में छितरा पड़ा होगा। क्रोमेटिन कंडेंसेशन बिगन ड्यूरिंग प्रोफेज में कंडेंसेशन चालू हो जाएगा एंड क्रोमोसोम्स बिगन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 138 पेज नंबर पे आप इसका अपनी एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 138 एक्सप्लोर करिए, वहाँ पे ये लाइनें आपको मिल जाएंगी कि हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको इंटरफेज में ये मिल रहा। ओके, चलिए आगे। चैम्बर 1 एंड चैम्बर 2 आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, स्टडी द गिवन फिगर एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो भैया ये वाटर पोटेंशियल वाला बड़ा लबेड़ है और वाटर पोटेंशियल को लेके बच्चे परेशान रहते हैं। सीधी सी बात समझ लीजिए, वाटर पोटेंशियल है क्या, 5 मिनट आपके लूँगा, ये कॉन्सेप्ट आपको यहीं फटाक से समझाता हूँ। वाटर पोटेंशियल कह सकते हैं हम कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल या वाटर के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी टू गेट इक्वली डिस्पर्स इन द गिवन स्पेस। आपने पानी को जो उपलब्ध स्थान प्रोवाइड किया, पानी की इच्छा ये है कि उसमें चारों तरफ से फैल जाए, रायता फैला दे। पानी की क्षमता, पानी के अणुओं की इच्छा, कि मेरी इच्छा है, आज मेरे दिल में क्या है कोई पूछे तो बता दूँ, पानी की इच्छा ये है कि पूरे इसमें फैल जाए। पानी के अणु हर समय इधर उधर भाग रहे हैं, तो यही उनका वाटर पोटेंशियल है। ये उनमें क्षमता है कि वो इक्वली बराबर रूप से वितरित होना चाहते हैं जो भी उनके पास स्पेस है। तो सबसे ज़्यादा ये जो रैंडम मूवमेंट में है पानी के मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा ये कितनी आसानी से भाग सकते हैं, जितना ज़्यादा पानी उतनी आसानी से भाग सकते हैं। अब आपने क्या किया, इसी जगह पे आपने कुछ और भी यहाँ पे साथ में ऐड कर दिया, मानिए चीनी के पार्टिकल ऐड कर दिए, तो पानी के अणु को अब दिक्कत होगी भागने में, क्योंकि बीच में वो चीनी से भी टकरा रहा है। तो पानी के अणु की डिस्पर्स होने की क्षमता कम हो गई, किसकी वजह से, चीनी या नमक के जो आपने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट द वाटर मॉलिक्यूल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट डिस्पर्स। वाटर मॉलिक्यूल को दिक्कत होने लगी, तो उनकी जो क्षमता थी, पोटेंशियल था, उसमें कमी आ गई। तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम किस में है, जब प्योर वाटर है, उसको हम लोग जीरो मानते हैं। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो है। तो ये हमने यहाँ पे जो चैम्बर बना रखा, मानिए 100 लीटर का इसकी कैपेसिटी है, 100 लीटर पानी है, और वाटर पोटेंशियल प्योर पानी है, जीरो है सबसे ज़्यादा। जैसे ही आपने इसमें 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम या 4 किलोग्राम चीनी घोली, वाटर पोटेंशियल में कमी आ गया, जीरो से, भाई जीरो से आगे नहीं गया, जीरो से कम या माइनस हो गया। आपके पास जीरो बटे सन्नाटा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप 10 रुपये उधार हो गए, माइनस में हो गए, 20 रुपये उधार हो गए, 40 रुपये उधार हो गए। सोच के बताइए, 40 रुपये उधार और 10 रुपये उधार, कौन सी कंडीशन आपके लिए बेटर है? 10 रुपये उधार, 40 रुपये उधार में तो आफत, और 100 रुपये उधार तो और आफत। अब 100 रुपये उधार हो गए, मैंने आपको 90 रुपये दे दिए कि 90 रुपये पकड़ो, आपने उधारी उतारी, फिर भी आप -10 पे हो गए, और आप 10 ही रुपये उधार हो, मैंने आपको 90 रुपये दिए, आपने 10 रुपये उधारी उतारी, तो अब आपके पास नगद 80 रुपये हो गए। तो इसका मतलब है कि -10 इज बिगर देन -90, क्योंकि माइनस लगा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उधर अमाउंट बढ़ रहा है, 10 से 100 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुआ, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है तो -10 इज बिगर देन, लार्जर देन, ग्रेटर देन -20 और 30 और 40 सम कुछ भी हो, तो वो बढ़ने से, निगेटिव की तरफ बढ़ने से उसमें कमी हो रही है। ठीक है, ये बात समझ ली। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का हाईएस्ट है, समझ लिया। अब यहाँ पे 2 चैम्बर दिखाए हैं सेम कैपेसिटी के, 1000-2000 लीटर जो भी है। आपने इधर 1 किलो चीनी घोली, इधर 4 किलो घोली, क्योंकि इधर चीनी के अणु ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा कमी हो गई। ये 0 से -10 हुआ है पास्कल। वाटर पोटेंशियल का जो हमारा सिंबल है साई W है, सॉल्यूट पोटेंशियल का साई S है, प्रेशर पोटेंशियल का साई P है। वाटर पोटेंशियल हम लोग सिंबलाइज इससे करते हैं, यूनिट इसकी पास्कल है, तो पास्कल में हम लोग बताते हैं वाटर पोटेंशियल। अब इसका 0 था जब प्योर वाटर था, जैसे ही आपने 1 किलो चीनी घोली -10 हो गया। अब इधर 2 किलो चीनी घोल दिए, -20 हो गया। किसका ज़्यादा? इसका ज़्यादा। और वाटर पोटेंशियल जब आप 2 ऐसे सिस्टम को, सेल को इंटरकनेक्ट कर देते हैं, वाटर स्टेटस किसी भी सिस्टम का कौन बताता है? परिस्थिति भाई, वाटर स्टेटस, आपकी इकोनॉमी, घर का बजट कौन बताता? पिताजी कितना कमा के ला रहे हैं, पिताजी ज़्यादा कमा के ला रहे हैं, घर में पैसा भरपूर है, पिताजी कम कमा के ला रहे हैं, तो भाई महंगाई खाया जाता है, कुछ भी नहीं बच रहा। तो कितना वाटर पोटेंशियल है? जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जैसे ही आपने उसमें कुछ घोला, कमी हो गई,
कमी हो गई, जितना ज़्यादा घोलेंगे उतनी ज़्यादा कमी होती चली जाएगी, उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस होता चला जाएगा। जैसे ही आपने घोला जो कमी हुई वो सॉल्यूट पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल क्या है, जैसे ही आपने सॉल्यूट उसमें घोला वाटर में, वाटर पोटेंशियल में आई कमी ही सॉल्यूट पोटेंशियल है। तो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वायुमंडलीय दाब पे किसी भी सिस्टम का या सेल का वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है जैसे ही आपने कुछ इसमें सॉल्यूट घोला सॉल्वेंट में, उसमें जो कमी आ गई वो सॉल्यूट पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल में। तो वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल -10 हो गया, तो वाटर पोटेंशियल -10 है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी -10 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। वैसे 0 था, जैसे ही आपने घोला कमी आ गई, वो कमी जो आ गई वो सॉल्यूट पोटेंशियल या प्रेशर, हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल कह लीजिए या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कह लीजिए, बात एक ही है, सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल बराबर होता है वाटर पोटेंशियल के, अगर बाहर से कोई फोर्स आपने अप्लाई नहीं करी और इसमें अभी प्रेशर पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ। अगर प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो गया तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा सेल के या सिस्टम के, तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल से या सिस्टम से बाहर चला गया तो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको कि सक्शन प्रेशर बोलते हैं। ये इक्वेशन याद रख लीजिएगा, ये इक्वेशन आपके काम आएगी, ये इक्वेशन आपके काम आएगी। इन दोनों सिस्टम में वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, जिधर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है इसका। ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, वाटर को अलाउ कर देती है डिफ्यूज़ होने के लिए। डिफ्यूज़न ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नोन एज ऑस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न ही ऑस्मोसिस है। अगर आप इसको इंटरकनेक्ट कर देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और वाटर मॉलिक्यूल को छूट देंगे कि बेटा तुम भाग लो जिधर भागना हो, तो इधर से ए से बी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा जाएंगे, बी से ए की तरफ कम आएंगे। फिर से सुन लो, वाटर पोटेंशियल नेट मूवमेंट बताता है, ऐसा नहीं है कि बी से ए की तरफ इधर नहीं आ रहे, जा दोनों तरफ रहे, लेकिन इधर से अगर 10 गए ए से बी की तरफ तो इधर से 2 ही आए, तो नेट किधर हुआ, नेट इधर को मूवमेंट हुआ, क्योंकि वाटर पोटेंशियल ए का ज़्यादा है। जिसका सिस्टम का या सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो उधर से दूसरी तरफ पानी जाता है। वाटर पोटेंशियल किधर ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल उधर ज़्यादा होगा जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है। क्यों कम है भाई, आप कहोगे वाटर तो बराबर है। अरे भैया कंपैरिजन करो ना कि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है ना। अगर इसकी क्षमता 1 लीटर थी और इसकी क्षमता 1 लीटर थी वॉल्यूम की, अगर आप इसमें 100 ग्राम चीनी डालोगे तो 100 ग्राम पानी बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 200 ग्राम चीनी डाली तो 200 ग्राम पानी बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वाटर मॉलिक्यूल इधर कम हो गए ना, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है। कैपेसिटी दोनों की सेम है ना, चैम्बर की कैपेसिटी दोनों की सेम होने के कारण लबालब भरा पानी यहाँ तक। अब आपने इसमें 1 किलो चीनी डाली तो 1 किलो चीनी के वजन के बराबर या आयतन के बराबर पानी बाहर निकल गया। अब इधर 2 किलो चीनी डाली तो सॉल्यूशन की कैपेसिटी तो उतनी ही रही, उतना पानी बाहर निकल गया। तो पानी यहाँ कम है ना वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए वाटर पोटेंशियल इसका ज़्यादा, इसलिए इधर को मूव होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल किसका कम है, सॉल्यूट पोटेंशियल इसका कम है, इसका ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन बिल्कुल क्लियर लिखी, और ये बहुत सारे आप अलग अलग देखेंगे, अलग अलग साइट पे अलग अलग एक्सप्लेनेशन, हर साइट पे अलग एक्सप्लेनेशन है, हर कोई अपने हिसाब से बताता। आप एनसीईआरटी पकड़ के चलिए, उसमें साफ साफ लिखा है जितना ज़्यादा सॉल्यूट लिखा है ये लाइन बिल्कुल, उतना कम उसका सॉल्यूट पोटेंशियल। तो इसमें आप चैम्बर ए और बी को देखिए और स्टडी करिए और चूज द राइट ऑप्शन। चैम्बर ए हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल, चैम्बर ए का हायर वाटर पोटेंशियल है, एंड वाटर विल मूव फ्रॉम 1 to 2। बिल्कुल ठीक है, यही वाला जवाब आपका ए ठीक है। लेकिन आगे के और देख लें उसमें क्या गड़बड़ी है। चैम्बर 2 हैज़ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, चैम्बर 2 का लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक बात है। वाटर विल मूव फ्रॉम 2 to A, नेट मूवमेंट इधर से इधर नहीं, गलत हो गया यहीं पे, पहला आधा स्टेटमेंट ठीक, दूसरा गलत। चैम्बर ए हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल, चैम्बर ए का लोअर वाटर पोटेंशियल नहीं, चैम्बर ए का हायर वाटर पोटेंशियल है। चैम्बर 2 हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल, चैम्बर 2 का लोअर वाटर पोटेंशियल है, ठीक बात है। एंड वाटर विल मूव फ्रॉम 2 to A, तो दोनों फिर सेम हो गए। खैर क्या लेना देना, आपका सही ए वाला है, उस पर टिक लगाइए, 4 नंबर जेब में डालिए, आगे बढ़िए। अब हम लोग आ गए किस पे, मिनरल न्यूट्रिशंस वाले पे।
एंजाइम रूबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस एंड पेप कार्बोक्सिलेज आर एक्टिवेटेड बाय। तो मैग्नीशियम जहाँ पे जिक्र है वहाँ पे देखिए लिखा है कि मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेटर है, खासतौर पे उन एंजाइम्स का जो रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो ये आपके जो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज फोटोसिंथेसिस में काम आता है, रूबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के पाथवे के बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो मैग्नीज से एक्टिवेट होते हैं। जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम आता है, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज में काम आता है। और जिंक हमारा एक्टिवेटर है कार्बोक्सिलेजेस का। ये आपकी बुक वहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 198 पे। जिंक कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर रहा है, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज को कंपोनेंट है उसका। मैग्नीज रिक्वायर्ड है इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन। फोटोसिस्टम 2 के साथ ये हमारा थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम 2 है, अंदर की तरफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो उसको तोड़ देगा वाटर को। 2H2O, ये आपकी बुक की लाइनें हैं। 2H2O को उसने ब्रेक किया, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गेट डिफ्यूज इनटू हवा में, गई हवा में। हम लोग को सांस लेने के लिए प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा होते चले जाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 को दे दिए जाएंगे कि ये प्रोसेस चलता रहे, कौन सा, फोटोसिंथेसिस वाला। तो जिंक एक्टिवेटर है कार्बोक्सिलेज का, मोलिब्डेनम एंजाइम बना रहा कंपोनेंट ऑफ एंजाइम लाइक नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। मैग्नीज हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये हमारे इसके अलावा जो हम लोगों से पूछा गया, हम लोगों से क्या पूछा गया था, मैग्नीशियम के बारे में। रूबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, रूबिस्को जिसको हम लोग बोलते हैं बड़े प्यार से, रूबिस्को, और पेप फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। C4 प्लांट में जो पहला कार्बन फिक्सेशन हो रहा वहाँ पे पेप्को एंजाइम आपको कहाँ मिल रहा, बंडल शीट सेल में कि मीजोफिल सेल में? मीजोफिल सेल में आपके रूबिस्को नहीं है, वहाँ पे पेप्केज है। ठीक है जी। तो ये पेज नंबर 198। चले आगे, बड़ी तेजी से, धीरे चल रहा, स्पीड आगे बढ़ानी पड़ेगी। केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड प्रपोज बाय पीटर मिशेल। रट लीजिए ऐसे ही, पीटर मिशेल वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको प्रपोज किया। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है ल्यूमेन में, बनेगा किसके, क्लोरोप्लास्ट के। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे बनेगा। ये आपकी आउटर हमारी मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन जो बना रही क्रिस्टी, यहाँ पे बन रहा हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा, जब ये इधर से एटीपी सिंथेटेज से मूव होके, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उससे मूव होके जब ये हमारे आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स में, ग्राउंड सब्सटेंस में, तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा कि एटीपी बन जाए। तो भैया ये एटीपी सिंथेसिस की केमियोस्मोटिक थ्योरी किसने प्रपोज करी? आपकी बुक में नाम नहीं दे रखा। पीटर मिशेल वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज द केमियोस्मोटिक थ्योरी। इसके याद रख लीजिएगा केमियोस्मोटिक थ्योरी में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। ओके, चलिए आगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट 214 नंबर पेज पे इसके बारे में जानकारी। वेयर इज द रेस्पिरेटरी एंजाइम सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट? प्लांट में ईटीएस कहाँ लोकेटेड है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है ईटीएस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बिल्कुल हलवा, इतना हलवा नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ आएगा। आज पहला दिन है तो हल्का मैंने आपको बाउंसर नहीं मारी। चलिए आगे, पेज नंबर किस पेज नंबर पे इसका जिक्र है? पेज नंबर 232 पे आप देख सकते हैं। आगे चलिए। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स है। ऑक्सिन्स है जो अर्ली एब्सिसिस को प्रिवेंट करते हैं, समय से पहले ना हो जाए, उसके लिए ऑक्सिन्स जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे यंग लीव को और यंग मतलब फ्रूट को, कि फ्रूट अभी पूरी तरह से राइपन नहीं हुआ, उसके ये एब्सिसिस को प्रिवेंट करता है। हालांकि ओल्डर पार्ट्स के, ओल्डर टिश्यूज़ के, ओल्डर ऑर्गन्स के लिए ये सीनेसेंस का काम करता है, उसके लिए ये काम करेगा कि ये टूट के गिर जाए। तो ऑक्सिन्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं फूड ड्रॉप और लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। ये आपके नीट का ही क्वेश्चन है, नीट में पहले आ चुका। ऑक्सिन्स प्रिवेंट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, प्रमोट द एब्सिशन, टूट के गिर जाना, ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस लाइन में। आपकी बुक की एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 248 पे लिखी है। तो देखिए कह रहा है कि मतलब सीधी सी बात कि यंग बच्चे को नहीं बनने देगा, जैसा कि अपने प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं कि बच्चों को हम नहीं खोलने देंगे स्कूल। बड़े जहाँ जाते हैं जाए, कुछ भी करें, भले वो ठेके पे जाएं, भले वो अपने काम पे जाएं, भले वो कहीं भी जाएं, इनको खुली छूट दे दी। तो जो बुढ़े हो गए, जाने दो भैया, इन्होंने तो अपना जीवन
मौज ले ही ली है। छोटों को बचाओ, वही चीज़ ऑक्सीजन कर रहा। फ्रूट एंड लीव ड्रॉप को बचाओ अर्ली स्टेज पे, बुड्ढों को। चलो आगे बढ़ो, 248 पेज पे देख लेना। अब हम लोग चले, अब हम लोग आ गए ह्यूमन फिजियोलॉजी में। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमन बीइंग में पैनक्रियाटिक जूस जो पोर हो रहा है ड्यूडेनम में, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या मिल रहा है? पैनक्रियाटिक जूस में आपको ट्रिप्सिनोजन मिल रहा है, काइमोट्रिप्सिनोजन मिल रहा है, और आपको साथ में क्या मिल रहा है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियेज। यहाँ पे किसका जिक्र आया है? यहाँ पे जिक्र आया ट्रिप्सिनोजन का। ट्रिप्सिनोजन तो एक्टिवेट होगा एंटेरोकाइनेज से, तब ये बदल जाएगा किसमें? ट्रिप्सिन में। और बाद में ट्रिप्सिन ये हमारा ऑटो कैटालिटिक इन नेचर है, ध्यान रख लीजिएगा। पेप्सिन, ये सवाल आ चुका है, पेप्सिन ऑटो कैटालिस्ट कर सकता है और ट्रिप्सिन भी ऑटो कैटालिस्ट कर सकता है। ऑटो कैटालिस्ट का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए पेप्सिन किस में मिल रहा है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन के फॉर्म में मिल रहा है। किसमें? गैस्ट्रिक जूस में। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? पेप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में। किसकी प्रेजेंस में? HCl के। और वंस पेप्टिन गेट फॉर्म इट कैन कॉज द लिसिस ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ऑटो कैटालिटिक की तरह काम करने लगता है। ऐसे ही ट्रिप्सिन भी ऑटो कैटालिटिक की तरह काम करने लगता है। याद रख लेना, क्वेश्चन ये आ चुका। तो इसमें आपका ड्यूडेनम में जो पैनक्रियाटिक जूस पोर हो रहा उसमें क्या है? ट्रिप्सिनोजन है। काइमोट्रिप्सिन नहीं है, काइमोट्रिप्सिनोजन है। ट्रिप्सिन नहीं है, ट्रिप्सिनोजन है। एंटेरोकाइनेज कौन रिलीज करता है? ड्यूडेनल म्यूकोसा रिलीज करती है। पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता एंटेरोकाइनेज। ठीक, चलिए आगे। तो ये आपका देख लीजिए आ गया। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ट्रिप्सिनोजन मिल रहा, काइमोट्रिप्सिनोजन मिल रहा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज मिल रहा, एंजाइम इलास्टेज मिल रहा। ये सारे के सारे एंजाइम इलास्टेज, इलास्टिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। सारे के सारे प्रोटीएज नेचर के हैं, प्रोटियोलिटिक हैं। इट आल्सो हैज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लियस। इतना ये सब भी होता है। ट्रिप्सिनोजन जो पोर हुआ ड्यूडेनम में, उसको एक्टिवेट किसने किया? एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने, जो विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन विच इज एक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल इनटू लार्ज पेप्टाइड्स, और ट्रिप्सिन लार्ज प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अभी तक हम लोग काफ़ी आए हैं आगे, चलिए आगे चलें। अब ये देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपका, एक आपके पल्मोनरी वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम और कैपेसिटी, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। देखिए ध्यान से देख लो बेटा, बिल्कुल आसान कर देते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल जो चल रहा है ये किसको ले रहा है अंदर? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। तो यहाँ पे ब्रीद इन किया। ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद इन के बाद द मैक्सिमम ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन ब्रीद इन विद अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, और ये पूरी की पूरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। अब आपने यहाँ तक आने के बाद नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो लगा कि आज मैं पूरी हवा निकाल दूंगा अपने फेफड़ों से, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नियर अबाउट आपका 250 to 500 to 3000 ml है। ये आपका जो टाइडल वॉल्यूम है नियर अबाउट 500 ml है। ये आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 है। इसके बाद भी कुछ एयर हवा में आपकी रह जाएगी लंग्स में, जो आप चाह के भी खाली नहीं कर पाएंगे। अरे आज पूरा खाली कर दूंगा बॉस, नहीं हो पाएगा। वो आपकी रह जाएगी क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। और ये एक्सपीरेशन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, ये जो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद आपने फोर्सफुल इन किया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। अब आपसे पूछा गया है कि कितनी आप मैक्सिमम एयर ब्रीथ आउट कर सकते हो आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जितना आप अमाउंट ऑफ एयर यू कैन ब्रीथ आउट। तो सबसे पहले आप क्या ब्रीथ आउट करोगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आप क्या ब्रीथ आउट करोगे? टाइडल वॉल्यूम। और उसके बाद आप क्या ब्रीथ आउट करोगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों वॉल्यूम को जोड़ दें तो वो कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपकी क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी को चुन लीजिए। वाइटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी नियर अबाउट? भाई यहाँ पे सबका लिखा है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 पकड़ लो, टाइडल वॉल्यूम 500 पकड़ लो, और ये आपका 1100 पकड़ लो या 1000 पकड़ लो, 4500-4600 आप इसको पकड़ लीजिए। वाइटल कैपेसिटी 4500 अप्रॉक्सीमेट। ओके, चलिए आगे।
पेज नंबर 272 पे ये है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मैच द गिवन आइटम्स इन द कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 एंड 2 में फाइब्रिनोजन क्या है, ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ये आपका आ चुका है, नीट का क्वेश्चन है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन हमारा पार्ट प्ले करता है एंटीबॉडी बनने में, एंटीबॉडी का पार्ट है, तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का। और एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। किस पेज पे आपको मिलेगी, ये आपको पेज नंबर मिलेगी, पेज नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन देख लीजिए, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी की लाइन है जहाँ पे अपना ये सर्कुलेटरी सिस्टम चालू है, उसके सेकंड पेज पे ये है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फाइब्रिनोजन इज नोजन कन्वर्टेड टू फाइब्रिन, फाइब्रिन में बदल जाएगा, एंड फाइब्रिन फॉर्म अ स्टेबल ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ वेस्कुलर डिसरप्शन। जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे फाइब्रिन मैश बना देगा, नेटवर्क बना देगा, जिसमें आके ट्रैप हो जाएंगे हमारे WBC वगैरह, और एक स्कम, एक उस पर परत सी बन जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। ग्लोबुलिन इज अ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। एल्बुमिन इज अ प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑप्शन कौन सा सही है, मैच पहले ही कर दिया था, सी में वो मैच बता रहा वो सही है, उसके साथ आप जाइए। आगे चलता हूँ, तो अगला आ रहा है अब हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ह्यूमन बीइंग की भी, एडल्ट की भी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या, फ्यूजन ऑफ गैमीट, वेदर इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, किसी की बॉडी की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो रहा है कि एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फ्रॉग आपको एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी आपको ह्यूमन बीइंग में कैसी है, ए न्यूक्लिएटेड है, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीट, बस यही उठा लीजिए। यूरिया एक्सक्रीट करने वाले वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अमोनोटेलिक, तीन आपको याद होने चाहिए, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ये एव्स हैं, ये हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूरियोटेलिक हैं, और जो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, मोनोटेलिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का चयन कर लीजिए। 4 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक, तो ये आपका जो मिल रहा है करेक्टर, वो क्या मिल रहा है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। आगे चलता हूँ, द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू नॉट एग्जिबिट विच टाइप ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी में 3 तरह की ह्यूमन बॉडी में सेल्स में 3 तरह के मूवमेंट आपको मिलेंगे। अमीबॉइड जो WBC दिखाता है, सीलियरी मूवमेंट आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब वगैरह पे। मस्कुलर मूवमेंट और पेंडुलर मूवमेंट हम लोग को नहीं मिलता। ठीक है जी, तो 3 तरह का आपको मूवमेंट मिलता है। पेज नंबर 303 एनसीईआरटी पे ये मेंशन है। मूवमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग का भाई आवागमन, मूव करना, ये लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। The different type of movement exhibited by cells of human body, amoeboid movement, leukocyte, WBC शुक्र दिखा रही, ciliary movement, reproductive cells दिखा रही है, such as sperm, ova show ciliary movement, muscular movement of our limb, jaw, tongue, ये muscular movement है। तो 3 तरह का movement है, amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement। amoeboid movement WBC, ciliary movement reproductive tract की cells, और muscular movement हमारे limbs वगैरह, jaws वगैरह। The cells of human body exhibit type of movement, amoeboid, ciliary and muscular। तो हमारा कौन सा मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं ह्यूमन सेल्स। यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ मिल रहे हैं, बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ मिल रहे हैं, और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिल रहे हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन आपको मिलते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, बाईपोलर न्यूरॉन आपको मिलते हैं रेटिना में, और मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको मिलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में। ये है आंसर इसका। यूनिपोलर क्या है, तो एक ही प्रोसेसेस, ये हमारा न्यूरॉन भी सेल है, सेल प्रोसेसेस, एक उसमें से प्रोसेस निकला हुआ एक्सॉन यूनिपोलर कहलाएगा। अगर उसमें एक निकला हुआ डेंड्राइट और एक निकला हुआ एक्सॉन बाइपोलर कहलाएगा। और अगर डेंड्राइट और एक्सॉन का नंबर जो है मोर देन 2 है तो मल्टीपोलर कहलाएगा। यूनिपोलर आपको एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, बाईपोलर आपको रेटिना में, और मल्टीपोलर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। रट लीजिएगा, आपकी बुक की लाइन है, पेज नंबर 317 पे इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमारा यूनिपोलर है, देखिए एक ही प्रोसेस है। ये बाईपोलर है, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, और ये मल्टीपोलर है कई सारे। यूनिपोलर कहाँ पे, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, बाईपोलर कहाँ, रेटिना में, मल्टीपोलर कहाँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ब्रेन में। ठीक है जी। और ये
सीडो यूनिपोलर क्या होता है? सीडो यूनिपोलर कहाँ मिलता है? इसके लिए आप मेरा ब्रेन का लेक्चर देखिए। समय कम है, समय पहले ही 40 मिनट हो चुके हैं और अभी मुझे बहुत दूर जाना है। चलिए आगे चलूँ। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज मैसेंजर, जो कैसे मैसेंजर की तरह काम करते हैं, एंड आर परस्यूड इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और ये कैसे काम करते हैं? इंटरसेलुलर कि आउटर सेलुलर, मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं ये। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस में रह रहे हैं, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस और ट्रेस में। आपकी बुक की लाइन है, पेज नंबर 323 पे मेंशन है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो सेल्स के बीच में मैसेज, एक सेल से दूसरे सेल में मैसेंजर, दूत, जैसे राम जी ने भेजा था हनुमान जी को समझाने के लिए, रावण को समझा नहीं था। तो हार्मोन भी यही काम कर रहे हैं, दूध की तरह काम कर रहे हैं, दो सेल्स के बीच में मैसेंजर का। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल छोटे अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। रिलीज फ्रॉम द डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो हैं जो डक्टलेस ग्लैंड है। दे अफेक्ट द एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड एज टारगेट साइट। तो एक सेल से निकले दूसरे सेल पे मैसेज लेके गए कि दिल की धड़कन बढ़ा दो, तो सामने जब आता है दे अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्ट ऑफ, बढ़ा देता है। ठीक है। दे नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, बॉडी में स्टोर नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या है? इंटरसेलुलर और ट्रेस अमाउंट में। चलिए आगे चलें। अब हम लोग आ गए सेकेंड बुक पे। पहली बुक 22 क्वेश्चन आपके हो चुके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो कर रहा है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म अपना रहा, उसके लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है? इंटरनल फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, किस हैबिटेट में वो रह रहा है, एंड सम अदर फैक्टर्स। बिल्कुल आपकी बुक की लाइन है। इंटरनल फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान की इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी इंटर का शरीर क्रिया कैसे काम कर रही है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है, सम अदर फैक्टर। तो पेज नंबर, ये आपके सेकंड वॉल्यूम के पेज नंबर 5 पे ये आपको जवाब मिल जाएगा, रट लीजिएगा। आगे चलता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रिला एंड वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल ठीक बात है। हाइड्रा और वाटर लिली में आपको हाइड्रा एंड वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाय वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंट पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। नहीं, हाइड्रा वाटर लिली नहीं है, साथ में गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंट आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, ये बात ठीक है। वाटर हाइसेंट एंड वेलिस्नेरिया, वाटर हाइसेंट एंड वेलिस्नेरिया पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन 2 सही है, बाकी के 2 गलत हैं। बी वाला आपका ठीक है। हाँ जी, देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन बी है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, लिमिटेड टू 30 जेनरा ओनली। सम एग्जांपल आर वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, फ्रेश वाटर में मिलते हैं जिसमें वाटर की सहायता से हो रहा है। जोस्ट्रा में मैराइन वाटर कंडीशन में मिलता है, सी ग्रासेस कहलाता है। लेकिन जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, जरूरी नहीं एक्वेटिक हैबिटेट में मिलने वाले एक्वेटिक प्लांट जो है उनमें वाटर से ही हो रहा। नाम देखिए, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ है, लेकिन इनमें वाटर से नहीं हो रहा क्योंकि ये फ्लावर जो है अबव लेवल आ जाएगा, वाटर के ऊपर आ जाता है, इसलिए इंसेक्ट्स या विंड से होता है। तो वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि साथ में वाटर लगा, कंफ्यूज ना होइएगा। आखिरी दिनों में प्रेशर बहुत हो जाता है, आसान सा क्वेश्चन भी आपके लिए सिरदर्द हो जाता है। तो वाटर के लिए कौन कौन से हमारे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्ट्रा याद रख लीजिएगा। VHJ, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्ट्रा में आपको विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है जी। लेकिन वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ में वाटर की सहायता से नहीं, क्योंकि वो सबमर्ज नहीं है, वो पानी के ऊपर आ जाता फ्लावर, इस वजह से उनमें या तो विंड की सहायता से या इंसेक्ट की सहायता से। पेज नंबर 29 पे ये आपका दे रखा सेकंड चैप्टर, अपना सेकंड चैप्टर सेकंड बुक। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोजोम इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए हम लोग की जो बॉडी में क्रोमोजोम्स हैं, 2 तरह के, ऑटोजोम्स और एलोजोम्स। ऑटोजोम्स, सोमा मतलब होता है बॉडी, ऑटोजोम्स और एलो। और एलो का मतलब है डिफरेंट, जहाँ पे भी एलो लगेगा, एलोगैमी, एलोस्पर्मी, कुछ भी जहाँ पे एलो, एलो मीन्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी। एलोग्राफ्ट, जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, एलोग्राफ्ट है कि आइसोग्राफ्ट है। एलो का मतलब फ्रॉम डिफरेंट। अब आप देखिए ऑटोजोम, ऑटोजोम सभी क्रोमोजोम लगभग एक ही तरह के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये सेक्स क्रोमोजोम है, ये रोल प्ले कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसलिए इनको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम या इन्हीं के लिए टर्म यूज होता है एलोजोम। तो ह्यूमन बीइंग में पूछ रहा है जी कितने सेल, सोमेटिक, ये जो हमारी सेल्स हैं 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोजोम है, 22 पेयर प्लस 1 XX और XY। अगर फीमेल है XX, अगर मेल है तो XY। 44 ऑटोजोम्स हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, 2N है,
और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब हुआ मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और मैच्योर स्पर्म बनने जा रहा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, उस 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में 44 ऑटोजोम है प्लस 2 आपके सेक्स क्रोमोजोम है, वेदर इट इज XX और XY डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मेल है तो देन XY कॉन्फिगरेशन, फीमेल है तो XX कॉन्फिगरेशन। मोटी बात जो आपसे पूछी गई कि ऑटोजोम्स कितने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में ये हो जाएंगे आपके कितने, सेकेंडरी में हो जाएंगे 23 और प्राइमरी में कितने, तो ये इसमें देखिए ये यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है ऑप्शन गड़बड़ है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी मेरे मुंह से 23 निकला, माफ़ी चाहूँगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑटोजोम इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ऑटोजोम 22 है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ऑटोजोम 44 है। 44 प्राइमरी में और सेकेंडरी में 22, ठीक है जी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 44 ऑटोजोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोजोम 46 डिप्लॉयड है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद बनती है, तो उसमें 23 है, 22 ऑटोजोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोजोम। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 22 और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 44, तो 22 44 इसको आप घुमा लीजिए, 22 इधर कर लीजिए, 44 इधर कर लीजिए, और टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर, चलिए आगे पेज नंबर 47 पे इसको आपको जानकारी और मिल जाएगी। अब हम लोग आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वन ऑफ द कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कॉपर रिलीजिंग कौन कौन सी हैं, कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। और कॉपर आयन करता क्या है, कॉपर आयन क्या करता है, सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी। तो मल्टीलोड 375 ये वाला आप चुन लीजिए बी। इसमें मल्टीलोड 375 है तो कॉपर की, लेकिन फैगोसाइटोसिस इंक्रीज नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। कॉपर टी भी हमारी वो है प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ये इसका काम नहीं है। LNG-20 हमारी हार्मोनल है, मेक यूटेरस सूटेबल, तो ये हमारा कॉपर का काम नहीं है। हमारे कॉपर का काम क्या है, एक तो मल्टीलोड 375 उसको रिलीज़ कर रही है और स्पर्म की मोटेलिटी को डिक्रीज कर देता है, इस वजह से फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वो काम कर लेगा। पेज नंबर 60 पे ये मेंशन है। आगे चलता हूँ। व्हेन अ हेटेरोजाइगस टी प्लांट of F1 generation upon self fertilization produces tall and dwarf phenotype, it proves the principle of, किसको प्रूव कर रहा है, तो सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहा है कि फैक्टर्स अकर्स इन पेयर इन ऑर्गेनिज्म बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर गेट सेग्रीगेटेड एंड गैमीट रिसीव्स ओनली वन आउटपुट। फैक्टर जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं। फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कैरेक्टर, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने में कैरेक्टर को। और फैक्टर पेयर में होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर गेट सेग्रीगेटेड एंड गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ इट, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। तो ये जो अलग अलग हो गए किसको बता रहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बता रहा। आंसर पेज नंबर 22 पे 75 पेज का, पेज नंबर 75 पे इसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी। सेग्रीगेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉट डायरेक्ट लाइन है। डायरेक्ट लाइन इस तरह की नहीं लिखी हुई, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर ये लाइन आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगी, तो आपको जो वहाँ पे आएंगे क्वेश्चन 90 में से नियर अबाउट देखिएगा आप 78 क्वेश्चन तक आपको स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने पूरा NCERT बेस बनाया। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे जो आप NCERT अच्छे से भज के गए हैं, पढ़ के गए हैं तो कर लेंगे। मतलब 84-85 क्वेश्चन तक उम्मीद कर लीजिए, अगर आपने NCERT अच्छे से कंठस्थ कर लिया, चुटिया बांध के दिन में पढ़ लिया, तो आप बाकी के 4-5 क्वेश्चन वो बाहर के, तो उसके लिए गैलन, पाताल और ये फलाना ढिमकाना, ट्रूमैन, कोई अंत नहीं है कितना आप पढ़ेंगे। तो पहले आप 84-85 के लायक तो बनिए, फिर आप ओलंपिक रिकॉर्ड, पहले आप गोल्ड मेडल जीतें, फिर आप रिकॉर्ड तोड़ने की सोचें। तो पहले आप इसको अचीव करें इस लेवल को, और अगर वो आप लेना चाहते हो तो मेरी रैंक बूस्टर आप देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। फिलहाल आप इस पर फोकस करो, बातों को आगे उलझाओ मत। चलो आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स DNA? डबल हेलिक्स DNA बी स्ट्रक्चर, ये किसने दिया था, दिस वॉट प्रपोज बाय द वॉटसन एंड क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स DNA स्ट्रक्चर ऑफ DNA based on the X-ray diffraction data proposed by the Rosalind Franklin के और मॉरिस विल्किंस के जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा अलॉन्ग विद द फाइंडिंग्स ऑफ चारगाफ की फाइंडिंग के बिहार पे इन्होंने बी स्ट्रक्चर बताया था। उस बी स्ट्रक्चर में क्या है, उस बी स्ट्रक्चर में है कि देस आर कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेने हैं, ठीक है, एंड बैकबोन इज फॉर्म बाय द नाइट्रोजनस बेस
फॉस्फेट मोइटी प्रोजेक्ट्स इन्वर्ट, बस यही गलत है। नॉट पूछ रहा, नॉट, यही वाला पहला ही गलत मिल गया आपको। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो नीट को समझाने के लिए क्वेश्चन, और जल्दी से समझ लीजिए कि नीट में स्पीड बहुत काउंट करती है। अगर आपने पढ़ के उसको ऊ पू पा किया, बेकार हो गया क्वेश्चन। 20-30 मिनट 20-30 सेकंड 40 सेकंड अगर आपने सोचा। अब ये क्वेश्चन में अगर आप सेलिएंट फीचर बिल्कुल अच्छे से पढ़ के गए और आपने पहला ही ऑप्शन पढ़ा और आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैकबोन जो बनी है शुगर फॉस्फेट से बनी, नाइट्रोजन बेस से नहीं बनी। तो शुगर फॉस्फेट और अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को इसी पे यहीं पर टिक लगा के अपना समय बचाओगे। इन तीन का पढ़ के मट्ठा नहीं बनाओगे दही का, नहीं तो इन तीनों को पढ़ोगे 2 सेकंड सोचोगे और आपका सिलेक्शन जो है फिर भविष्य खतरे में। तो भैया यही वाला इसका, क्योंकि ये जो बनी हुई है बैकबोन किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट की, और नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है, ये गड़बड़ है। ए ऑप्शन, उसने यही पूछा था कौन सा सेलिएंट फीचर नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। आगे चलता हूँ, पेज नंबर 97 पे है ये डिटेल। चलिए आगे चलें। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कि विच वन इज फॉल्स विच वन इज ट्रू। ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर का। ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने मिलकर क्या प्रपोज किया था कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ये बताया था। दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। सेम लाइन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये तो ट्रू है इसका। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, चार्ल्स डार्विन concluded that existing living forms share similarities among themselves to varying degree only among themselves, not among themselves, लेकिन जो पास में भी ऑर्गेनिजम्स है उनसे भी कुछ सिमिलरिटी है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। अरे भैया इन्होंने देख के ये बोला कि आज की तारीख में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें आपस में कुछ समानता है, प्लस जो भूतकाल में थे उनसे भी उनकी कुछ समानता है। यहाँ पे लिखा है केवल इस समय के ऑर्गेनिज्म की समानता। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन मस्ट हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट विद डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी। कि ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तभी चालू हो गया था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तभी चालू हो गया था जिस दिन से सेल्स अस्तित्व में आई थी और वो सेल्स अलग अलग कैपेबिलिटी की थी, उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी अलग अलग थी। इवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तभी से धरती पे चालू हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसी बार आ जाए, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि जो चीज़ आप लोग रट के जाओगे, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन आप लोग रट के जाओगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप लोग रट के जाओगे, ह्यूमन इवोल्यूशन, और भैया क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए, उसमें से पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा एनसीईआरटी की लाइन है, उसमें थोड़ा सा उसने फेयर कर दिया, जो सेक्शन आप सोचते हो कि ये तो यार इससे क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा, तो वहीं से ही बना दे। तो इसका ट्रू फॉल्स ट्रू समझ में आ गई बात। यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है, क्योंकि कह रहा आजकल के ही ऑर्गेनिज्म में समानता है, अरे भूतकाल से भी है। पेज नंबर 127 पे इसका आपको मिल जाएगा। और कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंग वॉर्म्स, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, रिंग वॉर्म का पॉजिटिव एजेंट कौन है, माइक्रोस्पोरम है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन, 3 ये होते हैं जेनरा जो आपने रट लेंगे, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन। पेज नंबर 127 पे इसका आपको मिल जाएगा। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब आप मेटिंग करा दे 2 अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीसीज के। तो एनिमल्स, 2 डिफरेंट रिलेटेड सुपर मेल एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड अलग है, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज एक ही है। अरे भैया स्पीसीज कुत्ता, और कुत्ते की ब्रीड डॉबरमैन, डर्मेशियन या जर्मन शेफर्ड या पामेरियन, तो है तो कुत्ता। तो ये है सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, नहीं चलेगा। यहाँ पे स्पीसीज ही अलग है। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन, नहीं भाई। एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड, नहीं भाई। 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, तो घोड़े का गधे से 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, रिलेटेड है। लेकिन तो आप क्या करते हो, फीमेल हॉर्स, फीमेल ली आपने हॉर्स और मेल लिया डोंकी, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, उसको अगर क्रॉस कराया तो क्या बन जाएगा, म्यूल। म्यूल इज द एग्जांपल ऑफ, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो संतान बनती है वो कैसी होती है, स्टेराइल होती है, फर्टाइल नहीं होती। तो ये इसके बारे में जानकारी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ये पेज नंबर 168 पे पढ़ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। टाइम बहुत हो गया, अब इसको पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटे में लेक्चर खत्म करना। PBR 322, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आएगा, लिखवा लो।
PBR रिलेटेड 322 PBR का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लो तो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएगा। 8 इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, एक हर एक के लिए एक। 2 इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दाएं हाथ पे टेट्रासाइक्लिन, बाएं हाथ पे एम्पिसिलिन। बाम और साल की, बाम H1 की और साल की बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन, अगर पूरा नाम जानना चाहें बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन, साल स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस। और इधर आपकी है प्रोटियस वल्गैरिस, PVU जो लिखा है प्रोटियस वल्गैरिस, और PST जो लिखा है प्रोविडेंशिया स्टोटी। ऊपर की तरफ 3 है, नीचे की तरफ 1 है। नीचे की तरफ हिंद आपके 2 की है, ऊपर की तरफ हिंद 3 की है, इको R1 की है और हमारे क्ला की है, क्ला 1। 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है, 2 इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो ये आपने PBR को अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PBR में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, R स्टैंड फॉर रॉड्रिगेज। P प्लाज्मिड की वैरायटी है, सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक वेक्टर है, लैब में बनाया गया। किन्होंने बनाया? बॉलीवर और रॉड्रिगेज, वो साइंटिस्ट के नाम है, बॉलीवर और रॉड्रिगेज साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया। मेरा इसका आप देख लीजिएगा लेक्चर, उसमें और भी आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो PBR 322 में P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बॉलीवर, R स्टैंड फॉर रॉड्रिगेज, साइंटिस्ट के नाम है। अब इसमें आपसे पूछा है कि PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसमें रिकॉग्निशन साइट किसकी है? अभी आपको बताया बाम की और साल की, तो बाम और साल की रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, आगे चलिए, ये देख लीजिए, ये PBR टेट्रासाइक्लिन में बाम की और साल की, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन और स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस। इको R1 एकेरेकिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, प्रोटियस वल्गैरिस 1, प्रोविडेंशिया स्टोटी और प्रोटियस वल्गैरिस 2। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाम को यूज़ करेंगे एज अ मॉलिकुलर सीकर, आप फॉरेन जीन यहाँ पे लाइगेट कर देंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका ये गुण खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने उंगल कर दी, हरकत कर दी, आपने बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी उसकी चली गई। और अगर आपने प्रोविडेंशिया स्टोटी या प्रोटियस वल्गैरिस को यूज़ किया, अगर आपने यहाँ पे किसी एलियन जीन, फॉरेन जीन, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया है RDNA बनाने में। RDNA क्या है भाई? RDNA है हमारा वेक्टर प्लस एलियन DNA और फॉरेन DNA, वो कहलाता है RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। अगर RDNA के फॉर्मेशन में आपने PVU1 को या PST1 को यूज़ किया है तो भैया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी उसकी उड़ जाएगी। ठीक है, इससे और ज़्यादा जानकारी चाहते हो मेरा लेक्चर देख लो। चलो, बाम और साल का इसमें है हमारे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में ये रिकॉग्निशन साइट, याद कर लीजिएगा। रोप में क्या? रोप भैया, रोप जीन हमारा प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन बना रहा, प्रोटियस वल्गैरिस 2 की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है रोप वाला भी। और रोप क्या है? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन में कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायर्ड है, वो ये जीन सिंथेसाइज करता, तो प्रोटियस वल्गैरिस 2। ठीक, चलिए आगे, समय को बचाएं, थोड़ा सा बचाओ। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन में बायोटेक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका मोटिव क्या है? टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंस, हाँ करना चाहते हैं। टू इंक्रीज रिलायंस, इंक्रीज नहीं करना चाहते, डिपेंडेंसी केमिकल पेस्टिसाइड को बढ़ाना थोड़ी ना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, डिक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट गलत, ये सही। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, बिल्कुल हम चाहते हैं कि प्लांट अच्छे से अच्छी तरह से मिनरल को इस्तेमाल करे। टू इंक्रीज द प्लांट हाइट, ये कोई लेना देना नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यू शुड गो विद द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पेज नंबर 208 पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इकोलॉजी पे आ गए भाई, चलो बहुत बढ़िया हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन? पैरासाइट लाइफ कोई जीना चाहता है परजीवी की तरह, दूसरे पे आश्रित होकर, तो एडेप्टेशन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन, बिल्कुल सकर डेवलप कर लेगा, सकर की सहायता से अटैच रहेगा, क्लिंग करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो सकर की सहायता से एडेसिव ऑर्गन हो गए। अगर मानिए एंडोपैरासाइट है, फ्लश आउट ना हो जाए, बॉडी के अंदर से बाहर ही ना निकल जाए। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हाँ जब उसी से पकाया खा रहा, पचाया तो डाइजेस्टिव ऑर्गन क्यों कैरी करे, हटाओ। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ना ये गलत है, लॉस नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन्हांस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, हाँ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को डिस्कार्ड करो। तो कौन सा एडेप्टेशन नहीं है? लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है। पेज नंबर 235 पे मेंशन है, देख लीजिए। आगे चलता हूँ। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी स्ट्रैप्ड एट द प्रोड्यूस, ये आपके नीट का क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे नीचे अगर हम लोग बनाते हैं कोई भी पिरामिड, सबसे नीचे फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है कंज्यूमर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है।
प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर हर्बीवोरस होंगे, हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस फिर सेकेंडरी कार्निवोरस। तो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल हमारा प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस ने हरी हरी घास किसने खाई, हरी हरी घास खरगोश ने खाई, खरगोश को किसने खाया, वुल्फ ने, भेड़िए ने, सियार ने, और वुल्फ को किसने खाया, टाइगर ने। तो ये हमारा क्या बन गया, फूड चेन, और ये बन गया पिरामिड, अगर आपने इसको इस तरह से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को अरेंज कर दिया एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ट्रॉफिक लेवल के सबसे निचले वाला ये कौन बनाता है ब्लॉक, ये सबसे नीचे वाला ब्लॉक बनाता है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के लेवल पे जितनी भी एनर्जी है उसका 10% आगे जाती है। तो यहाँ पे अगर आपकी 100 जूल है तो आगे 10 जूल जाएगी, केवल 10 जूल जाएगी। अगले लेवल पे फिर 10% जाएगी, 1 जूल जाएगी, और उसके अगले लेवल पे फिर 10% 0.1 जूल जाएगी। इसी वजह से ये जो हमारी फूड चेन बनती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उसके बाद नहीं होते, क्योंकि केवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गेट ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल दैट अकाउंट्स फॉर ओनली 10%, केवल 10% अपना एनर्जी कंटेंट वो आगे दे पाता है। ठीक है जी। तो इस पर पड़ रही सूरज की ऊर्जा हरे पौधे पे, तो ये उसका कितना कन्वर्ट कर देता है, केवल फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस को ये कन्वर्ट करता है, वो केवल 50% है। उस 50% का भी केवल 2 to 10% ये यूज़ करता है। तो टोटल इनऑल का 1 to 5% सनलाइट, जितनी भी सनलाइट आ रही है उसकी रेडिएटिंग एनर्जी जो है केवल 1 to 5% ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट लेवल पे केवल 10% जाता है। ये लोग किसने दिया था, आपकी बुक बताती नहीं, लिंडमैन ने दिया था, आगे लिखा है, नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए, तो ये इसने बताया, क्या बता रहा है, द 10% लॉ प्रपोज बाय द रेमंड लिंडमैन। यहाँ से नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आपकी बुक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने 10% लॉ दिया था। उसने बोला था एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% जाती, तो 20 जूल प्रोड्यूसर पे, उससे आगे 10 गई तो 20 की 10 रह गई 2, उसके आगे गई तो 2 की 0.2 हो गई, और उसके आगे गई 0.02 हो गई। तो ये रहा 20 जूल प्रोड्यूसर लेवल पे, 2 जूल पहले ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोरस पे, 2 सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोरस पे, फिर 0.2 जूल फर्स्ट कार्निवोरस पे, एंड 0.02 जूल सेकंड कार्निवोरस पे। तो ये इसका बन जाएगा फ्लो चार्ट। तो जो भी आपको एनर्जी कंटेंट दे रखा हो उसका 10% केवल, यहाँ पे अगर 1000 रुपये थे, आगे गए 100 रुपये, उसके आगे गए 10 रुपये, उसके आगे गए 1 रुपया, फिर 0.1, इस तरह से है। ये लॉ ऑफ 10% कहलाता है। ठीक है, 10% लॉ ये कहलाता है 10% लॉ। किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। ओके, चलिए आगे। द ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द मोस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को, जंगल के जीव जंतुओं को सबसे ज़्यादा हार्म कौन कर रहा, ऑल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, हंटिंग बाय कमर्शियल, पॉल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। ये चारों ही बुरी बातें हैं, वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा भैया इफेक्ट करता है किसी का आप घर छीन लोगे। नेचुरल हैबिटेट क्या है, नेचुरल होम, प्राकृतिक घर जो प्रकृति ने दिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए। अब किसी के घर पे ही आपने गिरा दिया तो बेचारा कहाँ रहेगा। अगर आपने घर ही, बाकी तो चीज़ें झेल लेगा, हंटिंग आप करेंगे छुप जाएगा, किसी तरह से अपने को बचाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, एडेप्टेशन डेवलप होंगे, कुछ ना कुछ होगा। एलियन स्पीसीज आ गई तो उससे लड़ने की कोशिश करेगा, हो सकता है हार जाए तो छुपेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन अगर आपने घर ही छीन लिया तो ये तो भैया पेट पे लात ना मारो किसी के, रहने दो उसको जिंदा। तो सबसे ज़्यादा क्या, घर ना छीनो किसी का। पेज नंबर 264 पे लिखा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट जो ये हम लोग के निकल रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, क्या करना चाहिए हमें, उसको धरती के अंदर गाड़ देना चाहिए। डंप द वेस्ट विद इन द रॉक्स अंडर डीप, नहीं डीप ओशन वाला नहीं, बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस में नियर अबाउट कम से कम 500 मीटर या उससे नीचे, आधा किलोमीटर या उससे नीचे हम लोग उसको अच्छे खासे ब्लॉक में बंद करके उसको फिलअप कर देते हैं, उसको भर देते हैं, उसको गाड़ देते हैं। तो इस तरह से हम न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो अर्थ के नीचे बरी द वेस्ट बिलो द डीप रॉक, कम से कम 500 मीटर नीचे उसको हम गाड़ दें। इस तरह से हम न्यूक्लियर वेस्ट को ख़त्म कर सकते, मतलब ठिकाने लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्पीसीज डाइवर्सिटी इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। पोल से इक्वेटर की तरफ आने में स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है, और इक्वेटर से उधर जाने में घटती है। गैसेज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 एंड मीथेन, ये भी सही है, ये भी सही है। इन भोपाल गैस ट्रेजेडी
लीकेज ऑफ इथाइल आइसोसाइनेट नहीं, मिथाइल आइसोसाइनेट था, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो यही उसने पूछा कि कौन सा गड़बड़ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, लीकेज ऑफ इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आज आपके 38 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलते हैं, और इसी तरह से आपका आज का सेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इंटरेस्ट आया होगा। रोज़ आपको ऐसे ही 38 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो प्रिपरेशन करते रहिए। टिल देन गुड लक, गुड बाय। नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मिलता हूँ जल्दी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।